कहानी की शुरुआत में ही हम आदित्य करिकालन और नंदिनी की प्रेम कहानी को देखते हैं। आदित्य तब युवराज थे और वो एक राजा बनने के लिए तैयार हो रहे थे। तो दूसरी तरफ नंदिनी मंदिर में रहा करती थी और वो वहीं पर ही पली बड़ी थी। और आदित्य और नंदिनी जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दूसरी तरफ आदित्य करिकालन की छोटी बहन कुंदवई नंदिनी को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती थी और उसे आदित्य और नंदिनी के रिश्ते के बारे में भी पता चल जाता है और वो नहीं चाहती थी कि उन लोगों की शादी हो। इसके बाद एक दिन आदित्य नंदिनी को लेकर राजमहल आता है और सेम्बियन महादेवी और कुंदवई नंदिनी को आदित्य के साथ देखते हैं और आदित्य राजमहल के सबको और पूरी प्रजाओं को ये बताना चाहता था कि आगे जाकर नंदिनी ही चोल साम्राज्य की महारानी बनेगी। लेकिन ये बात सेम्बियन महादेवी और कुंदवई को बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। इसके बाद एक दिन आदित्य युद्ध के लिए चला जाता है और इसी वक्त सेम्बियन महादेवी अपने लोगों को भेजकर नंदिनी और उसके परिवार को राज्य से बाहर निकाल देती है। और जब आदित्य लौट आता है और उसे ये पता चलता है कि नंदिनी यहाँ से जा चुकी है तो वो बिल्कुल टूट जाता है। और इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और ये देखा जाता है कि अरुणमोझीवर्मन उर्फ पोनियन सेल्वन के मौत की खबर से पूरा चोल साम्राज्य दुख में था। इसके बाद पार्थिवन पल्लवन को हम देखते हैं जो कि आदित्य करिकालन के दोस्त थे और जो पोनियन सेल्वन से मिलने के लिए आए थे। उनकी मुलाकात परियावराय और नंदिनी के साथ होती है और पहले पल्लवन को लगता है कि परियावराय ने ही पोनियन सेल्वन को मरवा दिया है। लेकिन इसके बाद नंदिनी पल्लवन से अकेले में मिलती है और वो पल्लवन को उन लोगों के साथ शामिल करने की कोशिश करती है और वो पल्लवन को कहती है कि वो आदित्य करिकालन से मिलकर ये कहे कि वो कदम्बुर के राजमहल में उनसे आकर मिले जिससे कि वो सब बातें करके चोल साम्राज्य को बचा सके। और नंदिनी की खूबसूरती से पल्लवन बहुत ही प्रभावित होता है और वो नंदिनी के हिसाब से ही काम करने के लिए राजी हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रविदास और उसके सारे साथी इस बात की जानकारी निकालना चाहते थे कि पोनियन सेल्वन सचमुच मर गई या नहीं। और इसी दौरान हम देखते हैं कि वंध्यादेवन और पूर्णिमा पोनियन सेल्वन को पांड्या के लोगों के नजरों से बचाकर छुपते छुपाते लेकर जा रहे थे और पोनियन सेल्वन की तबीयत बहुत ही खराब थी। दरअसल मौनी रानी ने ही पोनियन सेल्वन की जान बचाई थी, लेकिन अब पोनियन सेल्वन को ठीक भी करना है और उन्हें पांड्या के लोगों के हाथों से बचाना भी है। इसके बाद नम्बी और सेंधन भी उन लोगों से मिलते हैं और फिर ये तय होता है कि पोनियन सेल्वन को बौद्ध बिहार में लेकर जाया जाएगा और वहीं पर ही उनका इलाज होगा। इसके बाद देखा जाता है कि पूर्णिमा और सेंधन पोनियन सेल्वन को लेकर जाते हैं तो दूसरी तरफ वंध्यादेवन रविदास और उसके लोगों को गुमराह करने के लिए खुद अलग रास्ते जाता है और वो खुद ही रविदास के लोगों के हाथ में बंदी बनता है। दूसरी तरफ हम मधुरांतकन को देखते हैं जो कि खुद को चोल साम्राज्य का उत्तराधिकार मानते हैं और मधुरांतकन को राष्ट्रकूट के राजा गोतिका भी सपोर्ट करते हैं और गोतिका अपनी बेटी की शादी मधुरांतकन से करवाना चाहते थे और वो चाहते थे कि मधुरांतकन चोल साम्राज्य के राजा बने और इसके लिए युद्ध करना पड़ेगा और वो युद्ध में आदित्य करिकालन को मारना चाहते थे। दूसरी तरफ हम नंदिनी और पांड्या के सारे लोगों को देखते हैं जो कि एक साथ मिलते हैं और पोनियन सेल्वन, आदित्य करिकालन और सुंदर चोला इन तीनों को एक ही साथ मारने का प्लान बनाते हैं। और वंध्यादेवन रविदास का बंदी था और वो बेहोश होने का नाटक करके ये सारी बातें सुन लेता है। इसके बाद नंदिनी वंध्यादेवन से मिलती है और वंध्यादेवन नंदिनी को कहती है कि उसने लंका में मौनी रानी नाम की एक बूढ़ी औरत को देखा था जो कि बिल्कुल नंदिनी की तरह ही दिखती है। और ये बात सुनकर नंदिनी को बहुत ही हैरानी होती है और उसे समझ में आता है कि शायद ये औरत उसकी माँ हो सकती है और ये खबर पहुंचाने के लिए नंदिनी वंध्यादेवन को जिंदा छोड़ देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नम्बी भेष बदल कर उसी जगह पर आता है
और वो वंदियादेवन को छुड़ा कर लेकर जाता है। और वहीं से ही वंदियादेवन कुंदवई से मिलने के लिए जाता है और वो कुंदवई को ये खबर देता है कि पोनियन सेल्वन बिल्कुल ठीक है। और कुंदवई वंदियादेवन को अपनी मन की बात बताती है कि वो उससे प्यार करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पल्लवन आदित्य करिगालन से मिलने के लिए जाते हैं और वो आदित्य करिगालन को नंदिनी की खबर पहुंचाते हैं कि नंदिनी कदम्बुर के राजमहल में आदित्य करिगालन से मिलना चाहती है। और आदित्य करिगालन सोचते हैं कि आखिर नंदिनी उनसे क्यों मिलना चाहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नंबी भी आदित्य करिगालन से मिलने के लिए आता है और वो आदित्य करिगालन को पोनियन सेल्वन की जिंदा होने का खबर देते हैं। जो बात सुनकर आदित्य करिगालन बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि आदित्य करिगालन और कुंदवई दोनों ही अलग अलग लंका के बौद्ध विहार में आते हैं पोनियन सेल्वन से मिलने के लिए। और ये तीनों भाई बहन इतने दिनों बाद एक होते हैं और आदित्य अपने दोनों भाई बहन को गले लगाते हैं। और पोनियन सेल्वन की तबीयत भी अब ठीक थी और कुंदवई के साथ वंदियादेवन भी यहाँ पर आया था। और वंदियादेवन आदित्य को ये कहते हैं कि नंदिनी कदम्बुर के राजमहल में आदित्य करिगालन को मारना चाहती है। और वंदियादेवन आदित्य से ये कहता है कि वो कदम्बुर के राजमहल ना जाए, लेकिन आदित्य वंदियादेवन की कोई भी बात नहीं सुनते और वो वंदियादेवन को उनके साथ आने के लिए मना करते हैं। दूसरी तरफ पोनियन सेल्वन कुंदवई को कहते हैं कि मौनी रानी जिन्होंने पोनियन सेल्वन की जान बचाई थी वो बिल्कुल नंदिनी की तरह ही दिखती है। और ये बात सुनकर कुंदवई बहुत ही हैरान होती है और उसे याद आता है कि उसके पिता सुंदर चोला ने जिस दिन नंदिनी को पहली बार देखा था तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और घबरा गए थे। और कुंदवई को लगता है कि शायद उसके पिता को मौनी रानी के बारे में कुछ पता होगा। इसके बाद कुंदवई तंजोर अपने पिता से मिलने के लिए आती है और वो सुंदर चोला से पूछती है कि मौनी रानी कौन है। और सुंदर चोला कुंदवई को कहती है कि मौनी रानी का असली नाम है मंदाकिनी और वो जब युवराज थे तब पांड्या के साथ उनकी युद्ध हो रहा था और युद्ध के बाद उनकी हालत बहुत खराब थी और पांड्या के लोगों के हाथों से बचते बचते वो लंका में पहुंचे और वहीं पर ही मंदाकिनी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी और मंदाकिनी ने उनकी जान बचाई थी। इसके बाद धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और मंदाकिनी बोल सुन नहीं सकती थी। इसके बाद सुंदर चोला को तंजोर वापस आना था और वापस आकर राजपाट संभालने के बाद वो जब मंदाकिनी को लेने के लिए अपने आदमियों को भेजा था तब उन्हें ये खबर मिलती है कि मंदाकिनी के डूबने से मौत हो गई, जिस बात से वो बहुत ही ज्यादा दुखी हुए थे। और इसके बाद ही उनकी शादी हो जाती है। और अपने पिता से सारी बातें सुनकर कुंदवई को ये लगता है कि शायद नंदिनी सुंदर चोला की ही बेटी है और उसकी सौतेली बहन। ये बात जानकर कुंदवई को बहुत ही बुरा लगता है और कुंदवई सेम्बियन महादेवी से जाकर मंदाकिनी और नंदिनी के बारे में पूछती है और वो कहती है कि सेम्बियन महादेवी को पहले से ही पता था कि नंदिनी और आदित्य करिगालन का रिश्ता क्या है, इसलिए उन्होंने नंदिनी को राज्य से बाहर निकाल दिया। लेकिन सेम्बियन महादेवी कहती है कि सुंदर चोला के मंदाकिनी को छोड़कर आने के 2 साल बाद नंदिनी पैदा हुई थी, तो फिर नंदिनी उनकी बेटी कैसे हो सकती है। और ये बात जानकर कुंदवई को थोड़ा आराम मिलता है कि नंदिनी उसकी बहन नहीं है। दूसरी तरफ पांड्यास को भी ये पता चल चुका था कि पोनियन सेल्वन सचमुच जिंदा है और वो बौद्ध विहार में है और पांड्या के कुछ लोग बौद्ध सन्यासी के भेष में पोनियन सेल्वन को मारने के लिए जाते हैं। लेकिन पोनियन सेल्वन बहुत ही चालाकी के साथ उन लोगों को हरा देते हैं। इसके बाद पोनियन सेल्वन वानति के साथ तंजोर जाने के लिए रवाना होते हैं। दूसरी तरफ पोनियन सेल्वन की मौत के खबर से चोल साम्राज्य में उथल पुथल मच चुकी थी और वानति के चाचा अपने सैनिकों को लेकर तंजोर में युद्ध के लिए आए हुए थे और पर्यावरण के छोटे भाई भी युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन इसके बाद ही पोनियन सेल्वन वहां पर पहुंचते हैं और दोनों तरफ को ही शांत करते हैं और पोनियन सेल्वन को जिंदा देखकर सभी बहुत ही खुश होते हैं। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि पांड्या के कुछ लोग तंजोर के राजमहल के अंदर घुस जाते हैं क्योंकि वो लोग सुंदर चोला को मारना चाहते थे। दूसरी तरफ मंदाकिनी भी उन लोगों का पीछा करते हुए राजमहल के अंदर जाती है
और वो सुंदर चोला के कमरे में जाती है। लेकिन सुंदर चोला के साथ उनकी मुलाकात होने के बाद ही मंदाकिनी के पीठ पे बहुत सारे तीर आकर लगते हैं और ये तीर पांड्या के लोगों ने सुंदर चोला को मारने के लिए ही इस्तेमाल किया था और सुंदर चोला के आंखों के सामने ही मंदाकिनी की मौत हो जाती है और इस बात से वो बिल्कुल टूट जाते हैं। इसके बाद कुंदवई और पोनियन सेल्वन भी वहाँ पर पहुँचते हैं और इसके बाद पोनियन सेल्वन उन पांड्या लोगों को जाकर एक एक करके मार देते हैं। दूसरी तरफ हम कदम्बुर के राजमहल में आदित्य करिगालन को देखते हैं जो कि परियावराय और बाकी सारे मंत्रियों के साथ मुलाकात करने के लिए आए थे और फिर परियावराय ये कहते हैं कि क्यों न चोल साम्राज्य का 2 हिस्सा कर दिया जाए, एक मधुरांतकान को मिलेगा, दूसरा आदित्य करिगालन को। लेकिन आदित्य कहता है कि वो जीते जी चोल साम्राज्य का कोई बंटवारा नहीं करेगा और वो मधुरांतकान को ये चोल साम्राज्य सौंपने के लिए तैयार है और बदले में उसके भाई बहनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और सभी इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद परियावराय इसी खबर को सुंदर चोला तक पहुंचाने के लिए तंजौर के लिए निकल पड़ते हैं और वो जब जहाज में जा रहे थे तभी उनके साथ उसी नाव वाले की मुलाकात होती है जिसने लंका में पांड्या के लोगों की मदद की थी और वो आदमी परियावराय को कहता है कि नंदिनी पांड्या के लोगों के साथ मिली हुई है और वो लोग कदम्बुर में आदित्य करिगालन को मारने वाले हैं और ये बात जानने के बाद परियावराय फिर से कदम्बुर के राजमहल के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वंध्यादेवन भी कदम्बुर पहुंचता है और वो नंदिनी से मिलता है और वो नंदिनी को आदित्य की जान लेने के लिए मना करता है लेकिन नंदिनी उसकी कोई बात नहीं सुनती। इसके बाद आदित्य नंदिनी से आकर मिलता है और इतने दिनों बाद वो दोनों आमने सामने होते हैं और आदित्य नंदिनी से कहता है कि अगर उसे मारने से नंदिनी को शांति मिलेगी तो वो उसे खुशी खुशी मार दे लेकिन उसके अपनों को वो कोई नुकसान ना पहुंचाए। नंदिनी आदित्य से नफरत करती थी लेकिन इस वक्त उसे अपने आंखों के सामने देखकर उसकी सारी नफरत चली जाती है और आदित्य कहता है कि उसकी जान लेने से ही इंसाफ होगा और वो खुद नंदिनी के हाथों में एक चाकू देता है और नंदिनी को उसे मारने के लिए कहता है लेकिन नंदिनी ऐसा नहीं कर पाती इसीलिए आदित्य खुद ही उस चाकू को अपने सीने में घोंप देता है जिससे कि उसे गहरा घाव लगता है और आदित्य की वहीं पर ही मौत हो जाती है और आदित्य की मौत से नंदिनी बिल्कुल टूट जाती है। दूसरी तरफ वंध्यादेवन भी छुपकर उन लोगों की बातें सुन रहा था और अचानक से इन सब कुछ के हो जाने की वजह से वो बिल्कुल हैरान हो जाता है और दूसरी तरफ परियावराय भी कदम्बुर के राजमहल पहुंच चुके थे और जब वंध्यादेवन और परियावराय आदित्य को बचाने के लिए जाने वाले थे तो पांड्या के लोग उन लोगों को बेहोश कर देते हैं और इसके बाद रविदास नंदिनी को वहां से खींचकर लेकर जाता है और वो लोग अपने साथ परियावराय को भी लेकर जाते हैं। इसके बाद जब वंध्यादेवन को होश आता है तो वो आदित्य करिगालन को देखते हैं और फिर वो आदित्य करिगालन के लाश को बाहर सबके सामने लेकर आते हैं और पल्लवन को ये लगता है कि वंध्यादेवन ने ही आदित्य करिगालन को मारा है। इसके बाद आदित्य करिगालन के दादाजी वंध्यादेवन और कदम्बुर के राजकुमार को आदित्य करिगालन के मौत का साजिश रचने के लिए बंदी बनाते हैं और फिर आदित्य करिगालन और वंध्यादेवन को तंजौर लेकर आया जाता है और आदित्य करिगालन की मौत के खबर से पूरा तंजौर राज्य दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ नंदिनी पांड्या के लोगों के साथ जहाज में जा रही थी जहाँ पर पांड्या के सारे लोग आदित्य करिगालन की मौत का जश्न मना रहे थे और उसी जहाज में वो नाव वाला भी था जो कि नंदिनी को उसकी असलियत बताता है। वो कहता है कि नंदिनी दरअसल वीरा पांड्या की बेटी है और ये बात सुनकर नंदिनी बहुत हैरान होती है। इसके बाद रविदास नंदिनी को सच्चाई बताता है। वो कहता है कि मंदाकिनी उर्फ मौनी रानी नंदिनी की माँ थी और वीरा पांड्यन को जब ये पता चला कि मंदाकिनी से सुंदर चोला प्यार करते हैं तो वो सुंदर चोला से बदला लेने के लिए मौनी रानी को बंदी बनाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करते हैं और इसके बाद मंदाकिनी नंदिनी को जन्म देती है और वो उसे एक मंदिर के बाहर छोड़कर चली जाती है और फिर उसी मंदिर में नंदिनी बड़ी होने लगती है
और फिर जब उसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है तो वीर पांड्या के लोगों के साथ नंदिनी की मुलाकात होती है और वो लोग उसे वीरा पांडियन के पास लेकर जाते हैं और उसके बाद से ही वो वीरा पांडियन के साथ उनकी बेटी बनकर ही रहती है। और वीरा पांडियन को ये पता था कि नंदिनी असल में ही उनकी बेटी है, लेकिन उन्होंने कभी भी नंदिनी को ये बात नहीं कहा। और ये सारी बातें जानकर नंदिनी की जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है और वो पूर्णी नदी में डूबकर अपनी जान देती है। और वो अपने पति परियावराय से माफी मांगती है क्योंकि वो कभी भी उनके साथ ईमानदार नहीं थी। दूसरी तरफ नंबी परियावराय के छोटे भाई को ये कहते हैं कि वो कहाँ है। फिर वो जाकर परियावराय को लेकर आते हैं और जब वंदियादेवन को आदित्य करिगालन को मारने के लिए सजा सुनाई जाने वाला था तब परियावराय आते हैं और वो सारी सच्चाई सबको कहते हैं। और सच्चाई सुनने के बाद सुंदर चोला वंदियादेवन को ये कहते हैं कि आने वाले युद्ध में वो पोनियन सेल्वन की साथ होंगे। दूसरी तरफ मधुरंतकन को भी जब सारी सच्चाई पता चलता है और ये समझ में आता है कि राष्ट्रकूट के साथ चोल साम्राज्य की युद्ध होने वाला है तो वो चोल साम्राज्य के साथ ही खड़े होने का फैसला लेते हैं। तो दूसरी तरफ पल्लवन को ये लगता है कि आदित्य करिगालन की मौत के पीछे पोनियन सेल्वन का ही साजिश है, इसीलिए वो चोल साम्राज्य से आदित्य करिगालन की मौत का बदला लेना चाहता था और वो राष्ट्रकूट के साथ ही युद्ध करने के लिए तैयार होता है। और फिर राष्ट्रकूट के साथ चोल साम्राज्य की युद्ध होता है और इसी युद्ध में पल्लवन और गोतिका मारे जाते हैं और पोनियन सेल्वन की जीत होती है। और दूसरी तरफ पांड्या के सारे लोगों को भी पकड़ा जाता है और उन्हें सजा दी जाती है। इसके बाद सुंदर चोला चाहते थे कि पोनियन सेल्वन ही चोल साम्राज्य के नए राजा बने, लेकिन पोनियन सेल्वन ये कहते हैं कि वो राजा नहीं बनना चाहते और वो अपना राज मुकुट मधुरंतकान को दे देते हैं और वो कहते हैं कि जब तक मधुरंतकान जिएंगे वो ही राजा होंगे और मधुरंतकान के बाद अरुणमोड़ी वर्मन राजा बनेंगे और इसके बाद उत्तम चोला के नाम से मधुरंतकन चोल साम्राज्य के नए राजा बनते हैं। और दूसरी तरफ अरुणमोड़ी वर्मन उर्फ पोनियन सेल्वन और वंदियादेवन मिलकर चोल साम्राज्य को और भी बढ़ाने के लिए बाकी सारे राज्यों को जीतना शुरू करते हैं। और फिर उत्तम चोला के मौत के बाद पोनियन सेल्वन राजा राजा चोला नाम से चोल साम्राज्य के राजा बनते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।